हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विजय सीरीज मेंस आंसर राइटिंग के डे 11 में हम जीएस 3 के 4 क्वेश्चंस इस सेशन में डिस्कस करेंगे। विजय बैच जो कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बैच बनाया गया है, इसमें बच्चे 45 डेज के लिए 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते और उसके बाद उसके सिनॉप्सिस के साथ अपने आंसर को कंपेयर करेंगे और इससे उनकी मेंस आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है इतनी बेहतरीन हो जाएगी आफ्टर 45 डेज कि दे विल बी एबल टू राइट लाइक टॉपर्स। सो इस सेशन में हम जीएस 3 के 4 क्वेश्चंस, जिनमें से 2 4 मार्क्स के, एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये है एचपीएस मेंस का जो एग्जाम होता है उसके पैटर्न में क्वेश्चंस बनाए गए हैं और ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बाय डिस्कसिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। तो 3 स्टेप फॉर्मूला के बेसिस पर हमें मेंस के जो आंसर्स हैं वो लिखने चाहिए। 3 स्टेप फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से हम उससे मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस फॉर्मूला को अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम 4 क्वेश्चंस जीएस 3 के डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन से है ये 4 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये टॉपिक फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। पॉलिसी कंपोजिशन, डायरेक्शन, इंपैक्ट ऑफ एलपीजी, इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये टॉपिक है यूनिट 1 सब यूनिट 1 का जीएस पेपर 3, जो कि पेपर 6 हो जाता है आफ्टर काउंटिंग ऑल अदर पेपर्स ऑफ एस्से एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है और ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रीवियस ईयर्स का 2018 के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया पूछा गया था, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर अभी के मेंस में आता है, जो अभी होने वाले 2020 का जो मेंस है उसमें आता है, तो वी शुड बी केयरफुल। न्यू ट्रेड पॉलिसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, पूछा गया है एंड यहाँ डायरेक्टिव वर्ड हमारा क्या करना है, हमें लिस्ट करने हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो हमने कीवर्ड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए। न्यू ट्रेड पॉलिसी पूछा गया है। अभी जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी हर एक 5 साल में हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनाती है। 2015 टू 20 का ट्रेड पॉलिसी बना हुआ है और इसके बाद 21 में हमें ट्रेड पॉलिसी बनानी थी, बट 21 में कोविड पेंडेमिक के वजह से ये पोस्टपोन हो गया है। 2022 में अब ये ट्रेड पॉलिसी बनेगी, राइट। तो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हमें 2015-20 का जो ट्रेड पॉलिसी है उसी से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं और उसके फीचर्स हमें यहाँ पर बताने हैं, राइट। तो सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रेड पॉलिसी एक्चुअली ट्रेड फैसिलिटेशन करता है। गवर्नमेंट का एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रेड फैसिलिटेशन, और इसका गोल क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है ट्रेड में और टाइम होता है वो कम हो ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहें। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रेजीम को, ट्रेड को पूरी तरीके से ऐसे रेगुलेट करना ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर 5 सालों में नोटिफाई किया जाता है, और अगर आपके पास टाइम एंड स्पेस है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 2022 में आना था, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक पोस्टपोन हो गया है एंड दैट इज द रीजन वी आर मेंशनिंग द पॉइंट्स ऑफ एफटीपी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015-20 है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह की ट्रेड पॉलिसी लेकर आने से रिलेटेड पावर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत मिलता है। तो ये चीज मेंशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है आपसे। अब यहाँ पर फीचर्स पूछे जा रहे हैं तो हम फीचर्स लिख रहे हैं। सबसे पहला है ट्रेड प्रमोशन किया जा रहा है। 2 नई स्कीम्स यहाँ पर हैं जहां मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड यहाँ पर ध्यान दिया गया है इस ट्रेड पॉलिसी में।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे जोन्स है जहां पर टैक्स बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, वेरियस अदर थिंग्स जो है बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन अच्छे से वहां से हो सके, राइट। तो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इस इकोनॉमिक जोन में ऑलरेडी चीजें काफी इंसेंटिवाइज्ड होती हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड, और भी ज्यादा किया जा रहा है इन स्कीम्स को। जो स्कीम्स हमने देखा यहाँ पर, इन्हें यहाँ इस तरह के एसईजेड्स में एक्सटेंड किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। एमएसएमई क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एमएसएमई के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर ये चीज की जा रही है, एमएसएमई क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनके थ्रू ट्रेड और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। जो एमएसएमईज का इंडिजनाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, उनकी वैल्यू होती है। साथ ही साथ एमएसएमईज को प्रमोट करने से जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होता है। एंड डिजिटल इंडिया के विजन के साथ पेपरलेस प्रोसेसेस को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू द ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने सारी फीचर्स जो है मेंशन कर दिए एंड हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया। ये कंक्लूजन जो है बहुत ही शॉर्ट आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज 4 मार्क क्वेश्चन में टाइम एंड स्पेस चाहिए होता है फॉर दिस, तो आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं, बट देन मेंशन करना बहुत ही अच्छा होता है। एक्स्ट्रा मार्क्स जो है हो सकते हैं कि आपको मिल जाए, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रेजेंटेशन बताता है कि आप कर रहे हैं, एंड दैट इज द मेन थिंग बिकॉज ऑफ विच हम इस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो। इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि सब यूनिट 1 जो जीएस पेपर 3 का है उसमें का है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 4 मार्क्स के लिए है ये, और ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में कैश रिजर्व रेशियो पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड है व्हाट, यानी कि ये है क्या बताना है, और यहाँ पर एसएलआर जो है उसके बारे में पूछा गया। तो कीवर्ड हमारे यही होंगे, एसएलआर डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करेंगे विद द डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ एसएलआर। ये एक्चुअली है क्या? ये एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है, यानी कि कैपिटल है जो कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। इन व्हाट फॉर्म्स, तो इसी स्टेटमेंट में, इसी सेंटेंस में हम फॉर्म्स भी बता दे रहे हैं। लिक्विड कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड वेरियस अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में ये होना चाहिए। और ये बेसिकली एक रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सपेक्टेड है। जो भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल फंक्शंस, जब ये डिपॉजिट्स लोगों के एक्सेप्ट कर रहे हैं बैंक, तो दे शुड बी हैविंग देयर ओन कैपिटल अवेलेबल, राइट। तो उस कैपिटल अवेलेबिलिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो इस रेशियो से फुलफिल किया जाता है। कितना परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स जो भी है उसका उन्हें मेंटेन करना होगा इस फॉर्म में, वो डिसाइड किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये डिसाइड किया जाता है, और वेरियस रिजर्व जो है बैंक्स आरबीआई में अपने डिपॉजिट करते हैं। बट देन एसएलआर जो है वो बैंक्स अपने साथ ही रखते हैं, बैंक में ही ये डिपॉजिटेड रहता है, और उसे अनफोर्सीन सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एसएलआर का डेफिनेशन बता दिया, और ये चीज बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपसे कि स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क आप लिखे, कौन से एक्ट के तहत ये जो एसएलआर है उससे रिलेटेड नॉर्म्स एंड इसका जो परसेंटेज है, रेशियो है, वो कितना होना चाहिए, वो मेंटेन करने से रिलेटेड आरबीआई को पावर मिलता है ये सब चीजें जो है नोटिफाई करने के लिए। तो ये आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। आप देखिए काफी लिक्विड एसेट्स है यहाँ पर, कैश जो है काफी लिक्विड है, गोल्ड भी एक तरह से जो है इजीली उसे लिक्विड बनाया जा सकता है। अदर जो सिक्योरिटीज है, अच्छे सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो लिक्विड होते हैं। तो इनको जो है लिक्विडिटी मेंटेन करने से रिलेटेड, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर लोग डिपॉजिट्स अपने जो है मांग रहे हैं, या फिर अदर सिचुएशन जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वहां आप इस कैश को, इस गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करके या फिर इन एनी अदर फॉर्म यूज किया जा सकता है, और बैंक फेल्यूर से बच जाएगा।
ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, आरबीआई इसे यूज करता है, कितना परसेंटेज रखना है ये सब जो है डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर आप लेटेस्ट जो भी परसेंटेज है वो भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। यूटिलिटी जो है इसका एमएसएफ स्कीम यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम में किया जाता है एसएलआर का। तो एसएलआर में हमने ये देखा कि कुछ सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उन्हें भी रखा जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई को देकर ये आरबीआई से पैसे लिए जा सकते हैं बाय द बैंक। तो एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज को कोलेटरल रखकर आरबीआई से पैसे लिए जा सकते हैं अंदर अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इस तरीके से एसएलआर कोटा के जो सिक्योरिटी से काम आते हैं एंड दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये हमने कंक्लूजन में लिख दिया, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। एंड यहाँ थर्ड क्वेश्चन 8 मार्कर जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है जीएस 3 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का टॉपिक है मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम पढ़ते हैं, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, वो सब जो बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मेजर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू वेरियस अदर थिंग्स, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर्स हो जाते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एचडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ये सारे मेन इंडिसेस है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ वो चीज एसेस करते हैं। तो इससे रिलेटेड 2018 में क्वेश्चन आया था पीक्यूएलआई क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, कंप्यूट कैसे किया जाता है, राइट। तो ये पूरा फैक्चुअल डेटा है जो आपको यहाँ पर देना होगा, आपको याद रखना होगा एटलीस्ट यहाँ जो दिए गए हैं इन इंडिसेस से रिलेटेड आपको प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर पूछा गया है जीडीआई यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड व्हाट इज इट पूछा गया है, इसके इंडिकेटर्स क्या है, कंप्यूटेशन कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्टिव वर्ड जो है व्हाट यानी कि जीडीआई है क्या, ये एक है। और दूसरा यहाँ पर माइक्रो क्वेश्चन हम देख सकते हैं, दूसरा डायरेक्टिव वर्ड दिया गया कि एक्सप्लेन करना है कि इंडिकेटर्स क्या है, कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो दो माइक्रो क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड इसमें भी हम कह सकते हैं कि एक और यहाँ पर है इंडिकेटर्स एंड कंप्यूटेशन। तो कुल मिलाकर 3 माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर है, जीडीआई है क्या, इंडिकेटर्स इसके क्या है, कंप्यूट कैसे किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमें ये आंसर करना होगा। सबसे पहले हम जीडीआई क्या होता है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये एक इंडेक्स है जो जेंडर इक्वालिटी को मेजर करता है, यूएनडीपी के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है और इससे जेंडर गैप्स कितने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और इसके 3 बेसिक डायमेंशंस हैं जिनमें से सबसे पहला हेल्थ, नॉलेज एंड देन वी हैव लिविंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये डायमेंशंस हमने बता दिए, कौन इसको एडमिनिस्टर करता है वो बता दिया। तो इससे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या वो समझ में आ रहा है। अब इंडिकेटर्स क्या है वो हम आंसर करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जीडीआई जो है एचडीआई कैलकुलेट किया जाता है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे एक कंट्री का है वो कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली, मेल के लिए सेपरेट, फीमेल के लिए सेपरेट। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसमें से जीडीआई जो है वो निकल कर आता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, फीमेल एंड मेल का कंपैरिजन ऑफ एचडीआई से जीडीआई निकल कर आता है। तो काफी क्लियरली हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ये बताता है कि जेंडर गैप कितना है यानी कि फीमेल एचडीआई का डेवलपमेंट अगर मेल से बहुत कम है, ओके, मेल एचडीआई से बहुत कम है, देन ये बताता है कि काफी गैप है दोनों के ह्यूमन डेवलपमेंट में और उससे जेंडर गैप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। 3 प्रिंसिपल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एचडीआई ही कैलकुलेट किया जाता है एंड वो मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट। तो एचडीआई का जो मेथडोलॉजी है कैलकुलेशन का वही यूज किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। ओके, हेल्थ डायमेंशन की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक वो इस कंट्री में जिंदा रहेगा, इसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है वो डिफरेंट मेथड से स्टैटिस्टिकल वेज में कैलकुलेट की जाती है। वो वैल्यू को कंसीडर किया जाता है फॉर द हेल्थ डायमेंशन। अब एजुकेशन डायमेंशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है इंडिकेटर्स हम कह सकते हैं, सब इंडिकेटर्स हैं, जहां मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जैसे कोई एडल्ट है
हर एक एडल्ट का कितना मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, कितने साल तक उन्होंने पढ़ाई की है, वो एक एवरेज टाइप का निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये दूसरा जो है सब इंडेक्स है, सब इंडिकेटर है, जहां पर एक बच्चे को जो है, एक बच्चा जो जन्म लेता है वो कितना एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं आपकी, कितने साल तक पढ़ाई करेगा वो। ठीक है, तो ये चीज, ये दोनों इंडिकेटर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तीसरा डायमेंशन है जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कैलकुलेट की जाती है। पूरे कंट्री का नेशनल इनकम कितना है पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन कितना आ रहा है, वो कैलकुलेट किया जाता है। तो तीन यहाँ पर इंडिकेटर्स है, इन्हें कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली फॉर फीमेल एंड मेल, एंड देन दोनों के एचडीआई वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, तब जीडीआई आता है। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इन तीनों के कुछ लिमिट्स है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनको कंसिडर करके कैलकुलेट किया जाता है। और इनके वैल्यूज अगर हम देखें तो ईच ऑफ देम, उनके वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच में होंगे। लाइक इंडिया का लेट्स से 0.5 वैल्यू है हेल्थ कंपोनेंट का, एजुकेशन कंपोनेंट का 0.2 वैल्यू है, लेट्स से, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ऐसा होता है 0 से 1 के बीच में। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 20 ईयर्स है। जैसे किसी ने जन्म लिया एक ऐसा कंट्री जहां पर लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है, डिसीजेस बहुत ज्यादा है, ऐसे कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होगी। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कम होगी, अगर वो 20 ईयर से खाली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है जन्म के बाद 20 ईयर्स ही जिंदा रहेगा इस कंट्री में, तो आपका वैल्यू 0 होगा, कंट्री का वैल्यू 0 होगा इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, राइट। तो इस तरीके से 1 होगा अगर 85 ईयर्स तक अगर एक्सपेक्टेड है कि जिंदा है। एजुकेशन कंपोनेंट भी ऐसे ही जो है असेस किया जाता है, डिफरेंट इसमें पैरामीटर्स हैं। और जो ग्रॉस नेशनल इनकम का कंपोनेंट है इसमें 1 होता है अगर जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हर एक व्यक्ति का $75,000 तक आता है। इंडिया का अगर हम देखें तो अराउंड $6,000 to $7,000 का हर एक व्यक्ति का जो है ये ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पर पर्सन का एवरेज अगर हम निकालें, टोटल जो कंट्री का इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अगर हम करते हैं, तो पर पर्सन कितना जो है ग्रॉस नेशनल इनकम है पर पर्सन का, वो निकल कर आता है। तो 0 एंड अगर ओनली $100 है एक कंट्री का निकल कर आ रहा है तो वो 0 होगा, एंड 1 होगा अगर $75,000 होगा। इंडिया के $6,000 to $7,000 के बीच में, तो इसके बीच में हमारी वैल्यू होगी। तो ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इन नंबर्स को आपको याद रखना होगा बिकॉज पूछा गया है स्पेसिफिकली कि कैलकुलेशन का मेथड क्या है। एचडीआई से अब आगे जो है इन तीनों कंपोनेंट्स का जियोमेट्रिक मीन निकाला जाता है, एंड देन फीमेल एंड मेल के जो वैल्यूज है ना कंपेयर किया जाता है। तो इससे रियल जेंडर गैप क्या है वो पता चलता है, अचीवमेंट्स कितने किए हुए हैं इन द फील्ड ऑफ जेंडर गैप मिनिमाइजेशन वो पता चलता है, और इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे पॉलिसी इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि जेंडर गैप को कम किया जाए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। लेटेस्ट जो स्कीम्स वाला जो टॉपिक आपके इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, तो GS3 पेपर यूनिट 1 सब यूनिट 2 का ये टॉपिक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन स्किल इंडिया मिशन से 2019 में पूछा गया था कि उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स क्या है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, उसी लाइन पे हमने ये क्वेश्चन बनाया है। एंड स्किल इंडिया मिशन भी थोड़ा सा जो है पुराना हो गया, डिजिटल इंडिया मिशन भी थोड़ा सा पुराना हो गया, बट देन 2019 में ही ये पूछा गया है, तो देयर आर चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, और यहाँ पर आपके सिलेबस में भी ये मेंशन्ड है, तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर इट। ओके, तो यहाँ पर क्या देना है, डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स जो डिजिटल इंडिया मिशन के हैं, राइट। तो ये डिस्कस करने हैं यहाँ पर, एंड इस तरीके से हमें जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स है। तो यहाँ पर दो आप देख सकते हैं माइक्रो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। डिस्कस हमारा कीवर्ड है, सारे जो है व्यू पॉइंट्स आपको यहाँ पर देने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताने, आउटकम्स बताने। डिजिटल इंडिया मिशन को सबसे पहले हमने क्या है ये मिशन वो बताया, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी को बनाने से रिलेटेड 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन DIIT के जो नोडल यहाँ पर जो है एजेंसी यहाँ इस मिशन से रिलेटेड है। इस मिशन की अगर हम बात करें तो ये एम करता है पुलिंग टुगेदर एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड देन
रीस्ट्रक्चर्ड, रीवैम्प्ड, रीफोकस्ड। ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स डिजिटल इंडिया के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आए हुए थे 2015 से पहले भी। सभी को एक अम्ब्रेला जो है मिशन के अंडर और भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पर मेन एम है। ऑब्जेक्टिव्स हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। 3 की विजन एरियाज है, वही ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, जहां पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोर यूटिलिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले बनाना है, जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करना है, तो उससे रिलेटेड काम किया जाएगा। गवर्नेंस एंड सर्विस प्रोविडेंस, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो डिजिटली प्रोवाइड हो। साथ ही साथ डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन, जहां पर सिटीजन को एक्सेस मिले। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, बट एक्सेस मिलना जरूरी है, तो एक्सेस मिले। साथ ही साथ इस एक्सेस को बढ़ाने के लिए जो पीपल हैं उनकी डिजिटल लिटरेसी भी बढ़नी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जब हमारे सामने चीजें हैं, फोन है, इसे कैसे यूज करूं, और इससे मैं जैसे एक फॉर्म भरना चाहता हूँ कैसे भरूं, राइट। तो इससे रिलेटेड भी एफर्ट्स इसमें लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर पिलर्स मेंशन कर सकते हैं, जिससे पिलर्स क्यों मेंशन करना है पूछा नहीं गया है, बट पिलर्स मेंशन करने से जिस तरीके से आउटकम्स आ रहे हैं उससे रिलेट करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो पिलर्स हमने मेंशन कर दिए हैं। आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में ये मेंशन कर सकते हैं। आप ये तो बनाना डिफिकल्ट है, सर्कल्स यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट फॉर्म में ये मेंशन कर सकते हैं। 9 पिलर्स है, उनके बारे में बता सकते हैं। ब्रॉडबैंड, हाईवेज, ई गवर्नेंस हो गया, आईटी जॉब्स, ये सब जो है आप बता सकते हैं। आउटकम्स ऑफ द मिशन, यहाँ पर काफी क्लियरली ये चीजें पीआईबी में, न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाएंगी, तो अच्छे से आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस मिशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है, so that will help you really a lot। ठीक है, आउटकम्स यहाँ पर एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, तीनों ही जो इंपॉर्टेंट विजन एरियाज है उसमें आउटकम्स हमने बता दिए हैं। गवर्नमेंट स्कीम, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो कहा गया है कि स्कीम्स को और अच्छी तरीके से लाया जाएगा, नए स्कीम्स लाए जाएंगे, वो काम किया जा रहा है। और इसके तहत भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सबको जो है इन एग्जाम्पल्स को देना इंपॉर्टेंट है और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये मेंशन आपको करना ही करना है। इससे रिलेटेड क्या हुआ है, किस तरह से जो है डेवलपमेंट हुआ है, कैसे यूसेज है, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। ई रूपी इनिशिएटिव यूपीआई बेस्ड जो है यहाँ पर लाया गया है, प्लगिंग लीकेज गैप्स एंड ऑल, ये एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, डिजी लॉकर, ई साइन, ई केवाईसी, ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें जो है लाए गए हैं। ई गवर्नेंस के कई सारे प्लेटफॉर्म्स बने हैं, सर्विसेज उस पे अवेलेबल हैं। जैम ट्रिनिटी के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, जनधन, आधार, मोबाइल, और ये चीज काफी ज्यादा हेल्प हुई वैक्सीनेशन में भी कोविड का, तो आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से इसे रिलेट भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, जहां पर डिजिटल विलेज जो है ये लाया गया है डिजिटल इंडिया के बाद, और विलेजेस में ये जो सर्विसेज हैं उन्हें प्रोवाइड करने से रिलेटेड काम किया जा रहा है। इससे इसके बाद देयर आर वेरियस एप्लीकेशन, स्टार्टअप, डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज वगैरह में, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि डिस्कस लिखा हुआ है, तो वे अहेड जो है वो आपको बताना होगा कि आगे और क्या करना है। डिजिटल कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ानी है, हर एक गांव, हर एक जगह तक पहुंची नहीं है। भारत नेट और पीएम वानी जैसे जो इनिशिएटिव्स उनको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, और किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। लूप होल से इश्यूज है उन्हें जो है हटाना है। स्किलिंग एंड री स्किलिंग की जरूरत है, जो लोग, जो टेक्नोलॉजी वो डेवलप होता ही जा रहा है, तो रीस्किलिंग एंड स्किलिंग की जरूरत है। लोगों की ब्रेन ड्रेन को हमें रिड्यूस करना है। जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एंड देन बाहर कंट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और टॉप जो ब्रेन्स है वो इंडिया में ही रहे, कैसे हम कर सकते हैं, वो करना होगा। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रोलिफरेट हुई, स्पेशली ये 2 सालों में, 2021 में। तो ये गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया बहुत ही आगे बढ़ गया है, बहुत ही हाई ग्रोथ है। बट इसको जो है हमें ऑब्वियसली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यूज करना है, पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रॉपर एंड सपोर्टिव सिस्टम, इकोसिस्टम बनाना है। बट देन इल इफेक्ट जो होते हैं, एडिक्शन, हेल्थ इश्यूज, इनको प्रॉपरली हैंडल करना होगा, एक बैलेंस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना होगा, राइट। तो इस तरीके से
कंक्लूजन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 2025 वाले ड्रीम के बारे में आप लिख कर और उसे किस तरीके से हम सच बना सकते हैं थ्रू डिजिटल इंडिया, ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इन 4 क्वेश्चंस को आप जो है आंसर कर सकते थे। कीप राइटिंग, कीप इम्प्रूविंग, ऑल द बेस्ट गाइज एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।